दिन पर दिन युवाओं में डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा बढ़ते देखा जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, उनकी शोध क्या कहती है, इस पर हम बात तो करेंगे ही, लेकिन युवाओं में जो है इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो क्या आगे चल के उनको अंधेपन की या किसी और तरह की दिक्कत हो सकती है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं और इस वक्त हम लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, मैं प्रोफेसर हूँ आई डिपार्टमेंट KGMU में, और मेरा जो मरीज़ों पे काम है वो ज़्यादातर पर्दा और बच्चों की आंख में जो कैंसर होता है रेटिनोब्लास्टोमा और मोतियाबिंद, इस पे फोकस रहता है मेरा। सर, डायबिटिक रेटिनोपैथी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है? देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ख़ासतौर से इंडिया इसका एक सेंटर बन गया है। और डायबिटीज़ में मुख्यतः ये होता है कि शरीर में इंसुलिन की कुछ कमी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से शुगर का जो कंट्रोल या जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ने लगता है, और इससे जो सीधा प्रभाव पड़ता है वो एक लंबे अरसे की जब डायबिटीज़ बिगड़ी चलती है, जैसे कि 8 या 10 साल, तो शरीर के अंगों में खराबी आने लगती है। आँख के पर्दे की अगर बात करें तो आँख के पर्दे पे जो खून की सप्लाई होती है उसमें हम लोग 3 चीज़ों में विभाजित करते हैं खून की सप्लाई या उसकी नसों को। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, और उनके बीच में एक नेटवर्क होता है महीन नसों का जिसको कहते हैं कैपिलरी। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो कैपिलरीज़ हैं ये धीरे धीरे बंद होने लगती हैं, और कैपिलरीज़ ही वो जगह है जहाँ से ऑक्सीजन और ग्लूकोज का एक्सचेंज होता है, और टिश्यू को ग्लूकोज या ऑक्सीजन और जो गंदगी है टिश्यू की वो ब्लड में जो जाएगी वो कैपिलरीज़ के लेवल पे ही वो एक्सचेंज होता है। अब जब ये कैपिलरीज़ बंद होने लगती हैं तो टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाती है। शरीर कोशिश करता है इसको रिपेयर करने की, लेकिन इस कमी से सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है कि टिश्यू में या पर्दे पे सूजन शुरू हो जाती है, कुछ थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आने लगती है, तो खून के स्पॉट आने लगते हैं। इन चीज़ों से, सूजन और खून के धब्बों से रोशनी में कमी आने लगती है। इसके बाद जब ये प्रक्रिया अगर ठीक नहीं हुई या रोकी नहीं गई या शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रहता, तो धीरे धीरे शरीर इसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, जिसमें नई खून की नसें बनना शुरू होती हैं। ये एक अलग स्टेज है रेटिनोपैथी की जिसको हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेटिव। इसके पहले जो स्टेज होती है उसको कहते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेशन शब्द का मतलब है उगना या किसी चीज़ का बढ़ना। तो जो नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज है उसमें पर्दे पे सूजन और खून के धब्बे आने से रोशनी कम होती है। प्रोलिफरेटिव स्टेज में जो खून की नसें जो नई बन रही हैं उनमें एक कमी होती है कि वो बहुत कमज़ोर होती हैं, तो मामूली खांसी, छींक या जोर लगा दिया तो उससे आँख में ब्लड आने लगता है। जब खून का रिसाव शुरू हो जाएगा आँख के अंदर तो रोशनी का रास्ता वो रोक देगा। अच्छा, इस रुके हुए रोशनी के रास्ते से रोशनी तुरंत कम हो जाती है, मतलब अगर कोई बैठा बैठा है और उसके ब्लड आ गया तो इस सेकेंडों में उसको दिखना कम हो जाएगा। ये स्टेज के बाद स्टेज आती है जिसमें पर्दे पे खिंचाव बनने लगता है और पर्दा उखड़ना शुरू हो जाता है। अंततः डायबिटिक रेटिनोपैथी में अगर उसका समुचित इलाज वक्त पे ना लिया जाए तो पूर्णतः परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसमें डॉक्टर भी नहीं मदद कर पाता। तो इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी में बहुत ज़रूरी है टाइम पे पर्दे का परीक्षण हो और जो भी स्टेज है डिजीज़ की उसके हिसाब से उसका इलाज लें। सर, इस बीमारी का मुख्य इलाज क्या है और किस टाइम तक लोगों को करा लेना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें स्टेजेस होती हैं, नॉन प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेटिव, उसको भी हम लोगों ने बांट रखा है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, और उसके बाद प्रोलिफरेटिव स्टेज जिसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं विट्रियस हेमरेज। अब हर स्टेज में दवा और इलाज की ज़रूरत अलग अलग चीज़ों से होती है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं, शुरू में अगर बहुत हल्की रेटिनोपैथी है तो पेशेंट अगर अच्छा शुगर कंट्रोल कर ले और कुछ आँख में डालने की आई ड्रॉप्स दी जाएँ तो उससे भी काम बन जाता है। जब पर्दे में सूजन निश्चित रूप से आ जाए तो उसको हम लोग, एक जांच होती है OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये हम लोग को सूजन की सटीक नाप दे देता है और इससे पक्का भी हो जाता है, और नाप होने से हम लोग ये निश्चित कर पाते हैं कि अभी इलाज देने से जो सुधार होगा उसको भी हम लोग अच्छे से मॉनिटर कर लेंगे। OCT पे दिख जाती है सूजन, और जब पर्दे पे सूजन है और उसकी वजह से रोशनी में कमी है तो जो इलाज होता है वो होता है आँख के अंदर दवा का इंजेक्शन दिया जाता है। इनमें मुख्यतः 2 दवाइयाँ होती हैं, एक को कहते हैं एंटी VEGF, ये जेनरिक नेम है उसका, और एक होता है स्टेरॉयड। इनको देने से पर्दे की सूजन जब ठीक हो जाती है तो रोशनी में सुधार आ जाता है। अगर किसी मरीज़ में ये स्टेज क्रॉस हो गई है और पर्दे में खून की नसें बनाई हैं तो उसके लिए इलाज होता है लेज़र। लेज़र से उन खून की नसों को हम लोग
सुखा देते हैं, रोक देते हैं बढ़ने से। जिन मरीजों में आँख में खून आ चुका है और रोशनी का रास्ता इतना रुका है कि लेज़र नहीं हो सकता, उनमें विकल्प रहता है सर्जरी का। जिन मरीजों में पर्दा उखड़ गया है उनमें भी विकल्प सर्जरी का होता है। तो जैसा मैंने बताया कि स्टेज और बीमारी की तीव्रता के हिसाब से ही इलाज की पद्धति तय होती है। सर, अभी आपने इंजेक्शन की बात की, तो आँखों में इंजेक्शन सुन के ही मरीज़ काफ़ी डर जाता है। इसका क्या है कि वो दर्द कितना ज़्यादा होता है और इंजेक्शन लगवाने से आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, मरीज़ किस तरह से संतुष्ट हो जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे तो जब किसी को वैक्सीन के लिए भी इंजेक्शन लगता था तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे वीडियो थे जिसमें आदमी इधर को मुंह करके रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो जब कमर या बाएं में इंजेक्शन लगता है तब लोगों की हालत होती है। तो आँख में इंजेक्शन के नाम से ज़रूर मरीज़ कांप जाता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल उस मरीज़ का जो रिएक्शन है उसको जस्टिफाई करता हूँ। लेकिन आँख में जो इंजेक्शन लगता है उसकी एक अच्छी बात क्या है कि आँख की सतह म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन उन सतह को कहते हैं जो गीली रहती हैं। इस तरह की जो सतह होती हैं इसमें सुन का असर बहुत प्रभावी, बहुत आसानी से आ जाता है। तो एक तो इसमें आई ड्रॉप डाल देते हैं या एक जेली होती है जिसको लिग्नोकेन 2% जेली कहते हैं, और इसको डालने से आँख की सतह ऐसी सुन्न हो जाती है कि हम लोग इस जेली या इस दवा को डालने के बाद आँख का मोतियन का ऑपरेशन भी कर देते हैं और मरीज़ को कोई तकलीफ नहीं होती। तो जो इंजेक्शन लगने के पहले इस तरह से सुन्न करते हैं तो उसमें एक तो सुन्न करने की दवा डालने पे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इंजेक्शन से सुन्न नहीं करना है तो इसलिए उसका भी कोई दर्द नहीं होता। दूसरी बात, हम लोगों ने यहाँ पे KGMU में ये चीज़ देखी कि जब मरीज़ों को सुन्न करके इंजेक्शन लगाया जाता था तो भी मरीज़ आधे 1 घंटे तक दर्द से पीड़ित रहते थे। और उस पर जब गौर किया गया तो पाया कि उससे होता क्या है कि जब दवा आँख के अंदर जाती है तो आँख चूँकि एक बंद जगह है जहाँ से कोई पानी का आदान प्रदान आसानी से नहीं हो सकता, फ्री स्पेस नहीं है, तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। और इस प्रेशर बढ़ने से ही वो दर्द होता है जो करीब आधा 1 घंटे तक बना रहता है। और उसमें ना केवल आँख में दर्द होता है, सर में भी दर्द होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोकोमा, एक्यूट ग्लोकोमा हो गया। अब इस ग्लोकोमा की वजह से जो प्रेशर बढ़ता है उसमें कुछ लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि दर्द के कारण उल्टी होने लगती है। अब इसका रास्ता हम लोगों ने खोजा है और उस पर कुछ शोध भी किया है, जिसमें हम लोगों ने पाया कि अगर इंजेक्शन लगाने की तकनीक में एक मामूली सा फ़र्क कर दिया जाए और इस तरह से इंजेक्शन लगाया जाए कि जब इंजेक्शन लगने के बाद सुई बाहर निकालें तो आँख का थोड़ा सा पानी उसी नीडल ट्रैक से थोड़ा सा बाहर लीक कर जाए, और उसका सीधा फ़ायदा ये मिलता है कि आँख का प्रेशर नहीं बढ़ता, मरीज़ को तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन इस शोध में ये बात भी एक दिमाग में बात रखी हम लोगों ने कि जो फ्लूइड या द्रव बाहर आ रहा है, क्या ये दवा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमने इंजेक्शन लगाया और हमने जब नीडल निकाली तो जो फ्लूइड आया वो दवा ही बाहर आ गई। अब अगर दवा ही बाहर आ गई तो इंजेक्शन का कोई असर नहीं आएगा। तो इस शोध में हम लोगों ने ये भी परखा कि इन मरीज़ों में 2 हिस्सों में बांट दिया। 30 मरीज एक ग्रुप में रखे जिनमें एक पद्धति होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओब्लिक इंजेक्शन, जिसमें एक नीडल का ट्रैक ऐसा बनाते हैं कि उसमें लीकेज ना हो, कोई फ्लूइड रिफ्लक्स ना हो। दूसरा हम लोगों ने रखा डायरेक्ट टेक्निक, जिसमें कि हम लोग ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि फ्लूइड थोड़ा सा लीक कर जाए। और इन दोनों ग्रुप के मरीजों को दर्द, प्रेशर और जो भी रोशनी में सुधार हुआ इसके बारे में परखा गया। पाया गया कि जिन लोगों में सीधा इंजेक्शन लगा था उनका प्रेशर भी नहीं बढ़ता है, उनको दर्द भी कम होता है। और 6 हफ्ते पे जब हम लोग ये देखते हैं कि दवा से क्या फ़ायदा मिला अंततः, तो दोनों ही ग्रुप में मरीज़ों को बराबर फ़ायदा था। अन्य शब्दों में मैं कहूँ सीधा सीधा कि जो फ्लूइड लीक कर रहा है वो दवा नहीं है, वो आँख के अंदर का फ्लूइड है, जिसके लीक होने से प्रभाव दवा का या इलाज में जो सुधार होना है उसमें कोई अंतर नहीं आता, कोई कमी नहीं होती। तो अब अंततः हम लोगों ने ये जो शोध है ये हम लोगों ने एक इंटरनेशनल जर्नल है उसमें भी पब्लिश किया है, और शहर में भी हम लोगों ने इसमें दूसरे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से बात की। सभी ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि एक मामूली सा, बहुत ही मामूली सा परिवर्तन इतना उपयोगी हो सकता है। और मरीज़ जिसका, जैसा मैं कह रहा हूँ कि मरीज़ को डर लगता है, ख़ासतौर से जो मरीज़ एक बार लगवा चुके हैं, जब उनको दोबारा लगने की बारी आती है, क्योंकि कभी कभी डायबिटिक रेटिनोपैथी इस तरह की होती है कि एक से ज़्यादा इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो मरीज़ वो सोच के उसको डर लगता है। जैसे जो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो जिसको एक तजुर्बा हो गया और तकलीफ़ झेल ली
वो फिर दोबारा लगने के लिए बहुत संकोच करता है। तो ये इंजेक्शन देखिए, जिसको पहली बार लगना है उसको तो तजुर्बा ही नहीं कि क्या होना है, तो वो तो डरेगा। लेकिन जिसको एक बार लग गया और बिना दर्द के लग गया, बिना तकलीफ हुए लग गया, उसको फिर इस बात का डर खत्म हो जाता है। और ये एक बहुत उपयोगी बात है इस तकनीक की, क्योंकि देखिए इलाज में जैसा मैंने कहा कि देरी होगी या लापरवाही होगी तो चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि फिर कोई सुधार नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तकनीक ऐसी हो जो पेशेंट फ्रेंडली हो, मरीज़ को तकलीफ़ ना दे और मरीज़ उसको आसानी से अपना ले, तभी इलाज सफल हो सकता है। ऐसा इलाज जिसमें कि तकलीफ़ होगी तो मरीज़ भी संकोच करता है कराने में, और डॉक्टर को भी लगता है कि फिर ज़रूरी हो तो दिया जाए, तो कई बार निर्णय सही नहीं हो पाता। सर, लगभग कितने % लोगों में ये बीमारी अभी देखी जा रही है और आगे चल के कितने % लोगों में फैल सकती है? देखिए, कुल मिला के ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ को जब 8 से 10 साल हो जाते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। इन कॉम्प्लिकेशन में मुख्यतः मैं अगर गिनाऊँ तो कहलाता है नेफ्रोपैथी, जिसमें गुर्दे में खराबी आती है, न्यूरोपैथी जिसमें जो सेंसेशन वाली नसें हैं, हाथ पैर के अंगूठे सुन्न होने लगते हैं, उसको न्यूरोपैथी कहते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसमें कि आँख के पर्दे में कमी आने लगती है। और इन सब बीमारियों को मिल के शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आती है, जिससे आदमी का चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। अब अगर संख्या की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि भारत में लगभग 10% पॉपुलेशन, मतलब जिसको अगर मैं एक फिगर दूं तो लगभग 10 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। और इन लोगों में से मान के चलिए कि एक 50% लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी न किसी स्टेज में होते हैं, क्योंकि जैसे ही बीमारी को 8-10 साल शुरू होते हैं रेटिनोपैथी शुरू हो जाती है। ऑल्दो इस बात से भी फ़र्क पड़ता है कि शुगर का कंट्रोल कैसा रहा है। अगर शुगर का इलाज अच्छे से चला है तो मैंने ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जिनको 20 साल से डायबिटीज़ है और पर्दा बिल्कुल दुरुस्त है। सो इसमें ऐसा नहीं है नियम कि मरीज़ को डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर डायबिटीज़ हो गई तो अब आँख खराब ही हो जाएगी। अगर वो डायबिटीज़ का इलाज अच्छे से करें तो पर्दा और किडनी सब कुछ सुरक्षित रहता है। इसमें तो इलाज ही बीमारी या कॉम्प्लिकेशन से बचने का एक तरीका है। तो जैसे मैंने कहा कि फिगर करीब मान लीजिए कि 5 करोड़ के आसपास होंगे लोग जो डायबिटिक रेटिनोपैथी से पीड़ित हैं। किस उम्र के लोगों में ज़्यादा देखा जाता है? डायबिटीज़ जो है वो 2 तरह की होती है। एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट और एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट और टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट यंग लोगों में होती है और उसमें खराबी या बीमारी के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा होते हैं। और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है वो ओल्ड एज में होती है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस और ख़राबी कम होते हैं। तो कुल मिला के जो डायबिटीज़ यंग लोगों में हो रही है, यंग जब मैं कर रहा हूँ तो मेरा मतलब है 30 साल की उम्र के आसपास, और जो ओल्ड हो रही है वो 40 के बाद जो होती है वो है। और दोनों ही ग्रुप प्रभावित होते हैं डायबिटीज़ से, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो बीमारी यंग लोगों में होगी उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं और उन मरीज़ों में इंसुलिन की ज़रूरत शुरू से होती है। उनको शुरू से ही इंसुलिन लेना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी और स्टेज अपने शरीर के नुकसान बढ़ा लेते हैं। सर, क्या ये जेनेटिकली भी प्रभावित करती है? हाँ, डायबिटीज़ में बिल्कुल ये प्रूवन है कि अगर डायबिटीज़ का जो अकरेंस है वो जेनेटिकली गाइडेड है। और ये कहा जाता है कि अगर एक माँ या बाप में से कोई एक व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित है तो 40% खतरा होता है डायबिटीज़ होने का बच्चों में। अगर दोनों लोग पीड़ित हैं तो 80% खतरा होता है। लेकिन डायबिटीज़ बचपन से नहीं होता, अमूमन कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन यूजुअली डायबिटीज़ की शुरुआत 30 साल के आसपास होती है। लेकिन अगर आदमी अपना खान पीन, सेहत और वर्जिश, एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखता है और खाने पीने में शुगर और चिकनाई या कैलोरी कम लेता है तो डायबिटीज़ को टाला भी जा सकता है। खान पान में क्या अहम है सर? मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल जो है ये डायबिटोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छा देगा, लेकिन तब भी मैं जोड़ सकता हूँ ये बात कि शुगर की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खाने में अगर बहुत ज़्यादा हो, दूसरा कैलोरी रिच फूड जिसमें तला हुआ, जिसमें घी तेल चिकनाई ज़्यादा है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो पहलवान हैं वो 5 किलो घी भी पी जाएगा उसे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उसको जला लेगा। हम लोगों की लाइफस्टाइल अब आज मॉडर्न एरा में जहाँ कार घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, बैठे बैठे काम करना है दिन भर,
तो कैलोरी जलता नहीं है, और कैलोरी जब जलता नहीं है तो वो इकट्ठा होगा शरीर में, और ये उसी का कॉम्प्लिकेशन। अगर कोई बहुत अच्छा से मेहनत कर रहा है तो उसे खान पीन में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि ये बात अगर डायबिटोलॉजिस्ट या जो डाइटिशियंस होते हैं वो ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस बीमारी के इलाज के लिए आगे आएं, और इंजेक्शन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उससे लोगों को इतना ज़्यादा दर्द नहीं होगा जितना वो सोचते हैं। देखिए, हमारे यहाँ KGMU में मैं जो इस बात को प्रचारित कर रहा हूँ उसका एक ख़ास मकसद है। मेरे पास हफ्ते में जब OPD करते हैं तो 8-10 मरीज ऐसे आते ही आते हैं जो इलाज कहीं और ले रहे होते हैं, और वो इधर मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो सक्षम नहीं होते हैं बाहर के खर्चे को वहन करने में। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच, इलाज और ऑपरेशन सब कुछ संभव है, और सबसे बड़ी बात कि हम लोग ये सब जांचें, इलाज बेहद ही कम शुल्क पे करते हैं। जो इंजेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं anti-VEGF, इस इंजेक्शन की कीमत प्राइवेट में लगभग 20,000 से 50,000 तक लोग लेते हैं, कम से कम 20,000, और हमारे यहाँ वही इंजेक्शन गरीब मरीज़ों को फ्री लगता है। गरीब से मतलब है उनके पास सरकारी प्रमाण होना चाहिए गरीबी का, केवल कह देने से नहीं होगा, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में कागज़ ज़रूरी हो जाते हैं। और जो नहीं है गरीब, उनके लिए हम लोग एक जिसको कहें कि कंट्रीब्यूशन से, आपसी अनुदान से दवा की कीमत भर पे लगा देते हैं, जिसमें खर्चा आता है एक डोज का लगभग 2,000 रुपये। तो कहाँ बाहर 20,000 रुपया कम से कम, और हमारे यहाँ 2,000 रुपया जो 10 गुना कम है। तो ये, इसके अलावा अगर ऑपरेशन की बात करें तो सारी आधुनिक मशीनें, जो भी जांच के इक्विपमेंट हैं जिसकी मैंने बात की, OCT, फंडस कैमरा, एंजियोग्राफी मशीन, ये सब कुछ उपलब्ध है। तो मैं रादर KGMU को एक चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मरीज़ जिसका भला हो सकता है, जो बाहर ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है, वो यहाँ आए और यहाँ उस सुविधा का लाभ उठाए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज़ हैं, उनको जिस चीज़ से भी डर लगता है, इंजेक्शन से, इलाज से, वो यहाँ पर आएँ, यहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी बीमारी का जल्द से जल्द इलाज करवाएं, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और इससे आगे चल के लोग अंधे भी हो सकते हैं। ये थे डॉक्टर संजीव गुप्ता, और हम इस वक्त KGMU अस्पताल में हैं। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।